हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पे आरपी शिक्षा ग्रुप ऑफ एजुकेशन। मैं आपकी टीचर पूजा जैन। बेटा, हमने लास्ट क्लास में यूनिट 1 के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर चुके हैं सीडीपी बुक का। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, उसके बाद हमारी फर्स्ट यूनिट प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाएगी। अगर आपने अब तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है इस यूनिट की, तो नीचे लिंक गिवन है, उन लिंक्स पे क्लिक करके आप पीछे की क्लासेस सारी देख सकते हैं। बाकी ये जो लास्ट हमारा जो टॉपिक रह गया इस यूनिट का, वो हम अभी कवर कर लेंगे। तो बेटा, लास्ट टॉपिक है हमारा असेसिंग अटिपिकल बिहेवियर। जो असामान्य बच्चे होते हैं उनका आकलन कैसे करते हैं, उनको असेस कैसे करते हैं, हमें पता कैसे चलता है कि ये बच्चा नॉर्मल नहीं है या एबनॉर्मल चाइल्ड है। ठीक है, तो आज हम यही मतलब पढ़ेंगे, जानेंगे सवाल जवाब में कि क्यों जरूरत है और हम असेस कैसे करते हैं। और अपने मन में एक बार ये सवाल जरूर पूछो कि क्या हर बच्चा सेम गति से, सेम स्पीड से डेवलप होता है, विकसित होता है? क्या आपके मन में इसका आंसर आया? हाँ या ना? नहीं, हर बच्चा अपने स्पीड से डेवलप होता है। हर बच्चे का जो डेवलप होने का जो तरीका है होता है। सारे बच्चे अलग अलग गति से विकसित होते हैं। कोई धीमी गति से विकसित होता है, कोई फास्ट होता है। सब बच्चे अपनी बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर इन्वॉल्व, उस हिसाब से बच्चे डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले हम अटिपिकल बिहेवियर का मतलब समझेंगे। अटिपिकल बिहेवियर क्या होता है? बेटा, अगर आपको शब्दों का मतलब पता है तो बहुत सारी चीजें आपको वैसे ही समझ में आ जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी आप ग्रेजुएटेड हैं इस लेवल पे कि आपको बहुत सारी चीजें पता होती हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। ठीक है, अटिपिकल बिहेवियर का मतलब क्या होता है बच्चे? एबनॉर्मल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, असामान्य, एबनॉर्मल, या अनयूजुअल डेवलपमेंट, है ना। असामान्य विकसित विकास के बारे में हम जान रहे हैं। जो अटिपिकल बिहेवियर है उसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं या रेफर कर सकते हैं? एक ऐसा डेवलपमेंट, एक ऐसा विकास जो कि नॉर्मल चाइल्ड में, देखो जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, हमने अभी एबनॉर्मल चाइल्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वी हैव टू नो कि जो नॉर्मल, जो समान आयु के बच्चे होते हैं, जो सेम एज ग्रुप के बच्चे होते हैं, उनमें जो विकास होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन सेम एज के ग्रुप में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं, सबका एज ग्रुप जो है 4 से 6 साल के बीच में है, या 4 से 5 साल के बीच का एज ग्रुप है। तो जो उनका जो डेवलपमेंट है, जो विकास जो उनका हो रहा है, वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सीक्वेंस तो सेम ही रहेगा। ये हमने पहले भी पढ़ा है इसी यूनिट में। तो जो बच्चों का जो सेम एज ग्रुप में जो डेवलपमेंट होती है, जो नॉर्मल चिल्ड्रंस में होती है, वो अलग अलग ही होती है। कोई बहुत जल्दी चीजों को ग्रैप करता है, कोई बहुत जल्दी चीजों को पकड़ रहा है, कोई किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा, बार बार रिपीट करके उसको समझाना पड़ेगा। तो अटिपिकल बिहेवियर का मतलब होता है एक ऐसा विकास जो समान आयु के बच्चों से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, जो नॉर्मल चाइल्ड होते हैं उनमें एक पर्टिकुलर सेम एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, सेम एज के जो बच्चे होते हैं, 10 बच्चे हैं। एक बार मैं नॉर्मल चाइल्ड का तुम्हें प्रोसेस बता रही हूँ, तो उसी से ही एबनॉर्मल तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, जो नॉर्मल चाइल्ड बच्चा होता है, सेम एज ग्रुप के बच्चों को हम ले रहे हैं कि 10 बच्चे हैं एक ग्रुप में और सबकी 5 साल की एज है। ठीक है, उनका जो सीक्वेंस है, जो ऑर्डर है, वो पांचों 10 के 10 बच्चों का सेम होगा। सिर्फ स्पीड का फर्क होगा कि कोई बहुत फास्ट होगा, कोई बहुत स्लो होगा, लेकिन सीक्वेंस सेम होगा। लेकिन जब ये चीज अलग हो जाती है, डिफरेंट तरीके से बच्चे का जब ऑर्डर चल रहा है, कुछ असामान्य दिख रहा है, तो वो बच्चा क्या कहलाता है? एबनॉर्मल। ठीक है, अब इसको मैं डेफिनेशन में दोबारा से समझाती हूँ, फिर हम इसके समझेंगे कि 2 पार्ट होते हैं। बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट के पेपर्स में भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसलिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अटिपिकल बिहेवियर रेफर्स टू, बेटा अटिपिकल बिहेवियर का मतलब हमने समझा कि या तो एबनॉर्मल डेवलपमेंट या फिर ये दूसरे वर्ड से भी रेफर हो सकता है आपके एग्जाम में अनयूजुअल डेवलपमेंट, तो ये आपको दोनों पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि रेफर्स टू डेवलपमेंट दैट इज अ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज ग्रुप। जब एक ही सेम एज के ग्रुप के बच्चों में से नॉर्मल जो बच्चे हैं उनके उनमें से अगर कोई अलग तरीके से उसका विकास हो रहा है, विकसित हो रहा है बच्चा, उसे हम क्या बोलते हैं, अटिपिकल बिहेवियर। एक ऐसा विकास जो सेम एज के ग्रुप के, एक ऐसा विकास जो समान आयु के बच्चों से क्या हो, अलग हो। मतलब 10 साल के 10 बच्चे हैं, ठीक है, उसमें से 9 बच्चे सेम तरीके से विकास हो रहे हैं, उसमें से एक बच्चे का विकास थोड़ा अलग है। होता है ना, आपको कई कई बच्चों की बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि बच्चे के साथ ना कुछ है, कुछ तो प्रॉब्लम है। कई बच्चे बिल्कुल ठीक, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन जब वो बात करते हैं तो हमें उनकी बोली से भी फील हो जाता है कि ना ये थोड़ा अलग है। तो वो क्या है कि एक समान आयु से जब कोई बच्चा क्या है, बिल्कुल अलग है, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज ग्रुप। क्लियर हुआ? अब बेटा ये दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक जिसे हम बोलते हैं जिसमें देरी से विकास हो रहा है, ठीक है। देखो दो ही तरीके से होगा, या तो तेज होगा या धीमा होगा, है ना। तो एक होता है डिलेड डेवलपमेंट, जिसे हम क्या बोलेंगे, विकास में देरी हो रही है। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा 14 साल का है, उम्र 14 साल की, लेकिन दिमाग छोटे बच्चों की तरह 6 साल का है या 10 साल का है उम्र के हिसाब से, तो वो क्या है, डिले डेवलपमेंट हो रही है। दूसरा क्या है बेटा, एडवांस्ड, एडवांस डेवलपमेंट, मतलब जो बच्चे बहुत ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा तेज होते हैं ना, जिनमें तेज अधिक विकास होता है, कि 14 साल के तो हैं लेकिन दिमाग उनका बड़ों की तरह चल रहा है, तो वो भी नॉर्मल कैटेगरीज में नहीं आते। अगर देखिए मान लीजिए 3 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा यूजुअली बोलने लगता है, ठीक है। अगर वो बोल नहीं पा रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो हम क्या बोलेंगे, डिलेड डेवलपमेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, टीचर इस सिचुएशन में क्या करेगी, सोचो, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, थेरेपी अप्रोचेस क्या क्या लगाएंगे, क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, ऑब्वियसली स्पीच थेरेपी के लिए बच्चे को लेके जाएंगे। अब असेस करना क्यों जरूरी है, हमें ये आकलन करना क्यों जरूरी है, ठीक है बच्चा एबनॉर्मल है, ठीक है, लेकिन नहीं, हम उसको क्या करते हैं, असेस करते हैं। क्यों करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, पेपर में आ जाता है कभी कभी कि व्हाई असेस अ टिपिकल बिहेवियर, क्यों जरूरी है हमें एक असामान्य बच्चों का असेस करना, उनके व्यवहार को आकलन करना। देखिए जो अटिपिकल बिहेवियर होते हैं, जो असामान्य व्यवहार होते हैं, उनको आकलन करना क्यों जरूरी है। सबसे पहले कि हमें उसमें क्या पहचानना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि बच्चे के अंदर जो विकास हो रहा है वो देरी किस चीज में है। क्योंकि डेवलपमेंट हमने बहुत सारे पढ़े थे कि बहुत तरीके के हमारे अंदर विकास होता है। जब हम एक एज ग्रुप से हम आगे 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 करके जब ग्रो कर रहे होते हैं स्टेज वाइज, राइट, हमने बहुत सारे माइलस्टोन्स पढ़े कि 3 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा, 1 साल का बच्चा, 9 महीने का बच्चा, हमने हर एज ग्रुप के हिसाब से समझे कि क्या क्या पड़ाव आते हैं, उन्हीं माइलस्टोन्स पे हम असेस करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि विकास में जो देरी हो रही है, जो डिले डेवलपमेंट है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा क्या है, जब हमने पहचान लिया कि इस बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम है या ये बच्चे को यहाँ पे इसकी जो विकास इस चीज में दे रही है, फिर हम बच्चे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे को सहायता मिलती है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बच्चा डीफ एंड डम है या कोई बच्चे का कुछ इश्यूज है, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे, आपने बच्चे को कुछ हम देखते हैं कि बच्चा बोल नहीं रहा, तो फिर पेरेंट्स घबराते हैं कि कोई बात नहीं, थोड़े टाइम बाद बोलेगा बोलेगा। जब वो बोलता नहीं है कि इसके बाद गए तो डॉक्टर ने बोला कि साउंड नहीं है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन बच्चा सुन सकता है, तो हम क्या करते हैं, फिर बच्चे को उस हिसाब से हम ट्रीट करते हैं, इशारों से, साइन लैंग्वेज से हम समझाते हैं। तो यही एक तरीका है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है कि टू प्रोवाइड अर्ली इंटरवेंशन। मान लीजिए अगर बच्चे को स्पीच थेरेपी की जरूरत थी, बच्चा थोड़ा हकला के बोल रहा है या बोल नहीं रहा है या ढंग से क्लैरिटी से नहीं बोल रहा है, आपने ये पहचान लिया, अब आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही हस्तक्षेप कर सकते हो, इंटरवेंशन कर सकते हो कि भाई हमें इस बच्चे को स्पीच थेरेपी दिलानी है,
ताकि हमें जो इसका जो बोलने का जो रिजल्ट है वो जल्दी से जल्दी मिले, ताकि वो जल्दी बोलने लग जाए। और इससे क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, उनको भी हेल्प मिलती है, वो भी समझ पाते हैं कि बच्चे को कैसे हैंडल करना है। तो वाई सो इम्पॉर्टेंट, सबसे पहले क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने ऑलरेडी हमारे ग्रुप में ये चार्ट शेयर मैं कर चुकी हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, टू आइडेंटिफाई डेवलपमेंटल डिले। दूसरा, टू क्या करते हैं, जब हमें पता चलता है, सपोर्ट करते हैं, बच्चे को सहायता मिलने लगती है, फिर सपोर्ट चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे की सहायता की जा सकती है उसके विकास में, जो भी उसके हिसाब से उसको जरूरत है। टू प्रोवाइड अर्ली इंटरवेंशन, अगर जरूरत है हस्तक्षेप की, अगर हमें लग रहा है कोई थेरेपी, कोई ऐसा अप्रोच हम इस्तेमाल करके उस बच्चे का वो विकास हम जो डिले हो रहा है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम इंटरवेंशन करेंगे। फिर पेरेंट्स को और टीचर को भी क्या मिलती है, सहायता मिलती है, वो बच्चे को उस हिसाब से ट्रीट करते हैं, समझ पाते हैं। सारा हिंदी में बोला है, ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि मैम सारा इंग्लिश में लिख दिया तो इसलिए हम नहीं कर पाए। तो बेसिकली व्हाई अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, अगर एमसीक्यू में आ जाता है कि व्हाई अर्ली आइडेंटिफिकेशन डेवलपमेंट इज नीड इम्पॉर्टेंट, तो आप वहां पे क्या बोलेंगे कि अर्ली इंटरवेंशन इम्प्रूव्स चाइल्ड डेवलपमेंट। अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो अर्ली इंटरवेंशन कर पाएंगे, जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर पाएंगे, उससे बच्चे का जो विकास है वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा और अच्छे से विकास कर पाएंगे। अब बेटा क्या क्या स्टेप्स है, ये तो हमने पहचान लिया कि क्यों जरूरत है, हमने बता दिया इसलिए जरूरत है, इसके ऐसे ऐसे ये फायदे हो सकते हैं, लेकिन क्या स्टेप्स हैं। असेस करने का एक तरीका होता है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर क्या जाते ही सीधा ऐसे कहते हैं अच्छा आँख खोलो मुंह खोलो, अच्छा ठीक है आप ये, वो भी एक प्रोसेस फॉलो करता है, आपको प्रॉपर तरीके से चेकअप करता है, फिर टेस्ट बोलता है, उसके भी कुछ स्टेप्स होते हैं। इसी तरीके से असामान्य व्यवहार को, अटिपिकल बिहेवियर को असेस करने के क्या है कुछ स्टेप्स हैं, तो वो हम समझेंगे। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसे स्टेप्स हैं असेस करने के टिपिकल बिहेवियर को, और टिपिकल बिहेवियर को असेस करने के लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई स्किल लेवल। सबसे पहले हमें पहचानना होता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो या तो नॉर्मल होगा या डिले होगा या फास्ट होगा। अभी हमने पढ़ा था ना एडवांस्ड, डिले और नॉर्मल। नॉर्मल है तो नॉर्मल बच्चा है ही, और टिपिकल बिहेवियर में कौन से दो हमने बताए थे, या तो एडवांस्ड होगा या तो अधिक तरीके से विकसित हो रहा होगा या फिर धीमा हो रहा होगा, तो या फिर डिलेड डेवलपमेंट होगी। तो सबसे पहले बच्चे का हम कौशल लेवल के स्तर पर बच्चे की पहचान करते हैं कि बच्चा नॉर्मल है, डिलेड है या एडवांस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर 4 साल का कोई बच्चा है वो बोल नहीं पा रहा है, तो हमें समझ में आएगा कि इसका जो बिहेवियर है, जो ये बोल नहीं पा रहा है, इसको डिले में प्रॉब्लम है, डिले डेवलपमेंट इशू है, राइट। फिर स्टेप 2 यहाँ पे हमने पहचाना, फिर अब हम क्या कर रहे हैं, असेस बिहेवियर पैटर्न। असेस बिहेवियर पैटर्न में हम क्या करते हैं, हम ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम है ये कल्चर के हिसाब से है, ठीक है, या फिर उसके व्यवहार में ऐसा है, उसकी मतलब पर्सनालिटी में ऐसा है, या कोई प्रॉब्लम है, मतलब या तो बच्चे का ये व्यवहार है या व्यक्तित्व है या उसका कोई समस्या है। देखो एक तो मेडिकल इशू हो गया कि बच्चा बहरा ही है, अब आप उसको जबरदस्ती कोशिश करो ये सुन ले तो नहीं सुन सकता, वो समस्या हो गई। लेकिन अगर बच्चे के कल्चर की वजह से कुछ इश्यूज हैं कि उसके घर में ऐसा सोच है कि आई एम अ मैन, लड़कों को हमारे यहाँ इसी तरीके से पढ़ाया जाता है, लड़कियों को इसी, तो उसकी बेचारे की पर्सनैलिटी की वजह से दिक्कत आ रही है कि बोलने ही नहीं दिया जाता, छोटे से ऐसा कर दिया, या शाई नेचर का है, घर में इस तरीके से नहीं नहीं आप इधर बैठो, तो बच्चा बहुत ज्यादा चुप रहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत शाई नेचर का है। तो ये क्या है, डिलेड इशू नहीं है, ये क्या हो गई, उसकी पर्सनैलिटी इशू हो गई। तो यही चीज को असेस करना होता है, ठीक है। तो सेकंड में हम इस तरीके से असेस करते हैं। फिर स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। जो जो ये स्टेप्स फॉलो कर रहा है वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं लिखेगा भी ना,
रिकॉर्ड भी तो करेगा कि उसकी एज क्या है, क्या सीक्वेंसेस हैं, क्या उसकी क्वालिटी ऑफ स्किल्स है, ठीक है, ये सारी चीजें वो रिकॉर्ड करेगा। फिर उसके बाद वो क्या करेगा, बच्चे के पैटर्न को ऑब्जर्व करेगा कि जो बच्चा है वो कितनी बार ऐसे हरकत कर रहा है, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी करता है या कोई ऐसी सिचुएशन है जो उसको ट्रिगर करती है, या उसका वातावरण कैसा है, ये सारी चीजें वो क्या करेगा, अवलोकन करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि उसका पैटर्न क्या है। फिर है स्टेप 5, फिर वो शेयर विथ पेरेंट्स। उसके बाद क्या होगा, अब आपको समझ में आ गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, असेस कर लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया, ऑब्जर्व भी कर लिया। ऑब्वियसली इतना सब जानने के बाद अब पेरेंट्स के साथ चर्चा भी करेंगे, डिस्कस भी करेंगे कि भाई आपका बच्चा ऐसा है, ये है, इस तरीके से कैसे करना है। तो पेरेंट्स के साथ डिस्कस करना भी जरूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, स्टेप 6, अडेप्ट लर्निंग प्रोग्राम। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बच्चा पढ़ रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा बहुत चुप चुप रहता है क्लास के अंदर, जैसे भी हमने बताया, क्योंकि वो शाई नेचर का है, वो घुल मिल नहीं रहा, सोशली एक्टिव नहीं हो रहा है, फ्रेंड्स नहीं बना रहा है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, बच्चे के साथ टीचिंग मेथड थोड़ा चेंज करेंगे। हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज ऐड करेंगे जिससे कि उसको इंटरेक्ट करना पड़े, हम उसके फ्रेंड्स बनवाएंगे ताकि हम सोशली एक्टिव करा सकें। तो अगर बच्चे के अंदर हम कुछ ऐसी पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि बच्चे के अंदर जो अटिपिकल बिहेवियर है वो क्या है, कल्चरल है, पर्सनैलिटी वाइज है, या प्रॉब्लम है कोई, तो उसके हिसाब से हम टीचिंग मेथड को चेंज कर लेंगे, करना पड़ेगा, मतलब करना चाहिए, बदलाव करेगा। जो शिक्षण है उसमें हम क्या करेंगे, बदलाव करेंगे। फिर है आपका 7th एंड लास्ट, प्रोवाइड सपोर्ट। ऑब्वियसली आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, थेरेपी या काउंसलिंग बच्चे को देनी पड़ेगी, हमें उसकी मदद लेनी पड़ेगी, उसकी सहायता लेनी पड़ेगी। तो यही हमारे 7 स्टेप्स हैं बच्चे, जो कि हमें फॉलो करने होते हैं। पेपर में अगर आ जाता है एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ असेसिंग अटिपिकल बिहेवियर, या असामान्य व्यवहार को पहचानने के लिए या उसको असेस करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो ये 7 स्टेप्स आपको लिखने हैं। ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बुक में ऑलरेडी मेंशन है। तो ये आपके बुलेट पॉइंट्स होंगे और इसके अंदर आपको एक एक लाइन का थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना होगा। बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ चाइल्ड केयर प्रोवाइडर। जो बच्चों की देखभाल करते हैं, जो चाइल्ड केयर करते हैं, उनका क्या रोल है, उनका क्या योगदान है। देखो, जो चाइल्ड केयर प्रोवाइडर्स होते हैं ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो एक बच्चे का जो असामान्य व्यवहार होता है उसका आकलन कर पाते हैं। वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वो बच्चे को क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि आपने बच्चे को उनके पास रखा हुआ है, बच्चे का केयर कर रहे हैं, तो वो बच्चे को डेली ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे को रोज अवलोकन कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है, वो उसके माइलस्टोन्स को क्या कर रहे हैं, समझते हैं। जो जो उसका हमने जो अभी मंथ वाइज, एज वाइज, जो हमने लास्ट हमारी जो वीडियोस हैं उनमें मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कितने महीने के बच्चे का क्या माइलस्टोन होता है, कितने साल के बच्चे का क्या माइलस्टोन होता है, तो वो उस चीज के हिसाब से समझते हैं कि भाई अब बच्चा इतनी एज का है तो इसको ये हरकत करनी चाहिए, बट वो ये नहीं कर रहा है, या उसको ये नहीं करना चाहिए था, वो ये चीज कर रहा है, तो वो उस चीज को, माइलस्टोन्स को समझते हैं। फिर वो क्या करते हैं, पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं। अगर बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है या कुछ है तो वो सपोर्ट करते हैं। उसके बाद गाइडेंस भी देते हैं कि किस तरीके से हम बच्चे को रख सकते हैं या संभाल सकते हैं, या बच्चे को क्या चीज की नीड है, हम पेरेंट्स को क्या कर सकते हैं, मार्गदर्शन कर सकते हैं, गाइड दे सकते हैं। तो जो केयर प्रोवाइडर होते हैं बेटा, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। सबसे पहले बेटा मैंने आपको क्या बताया, ऑब्जर्व करते हैं, रोज अवलोकन करते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व चिल्ड्रन डेली, ठीक है, क्योंकि उनके पास बच्चा है, वो देख रहे हैं, बच्चे की हर एक्टिविटी को देख रहे हैं, तो इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। फिर हम क्या करते हैं, बच्चे को अंडरस्टैंड करते हैं कि उसके माइलस्टोन्स जो हैं वो सही तरीके से उनको फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है। आपने अपने छोटे बच्चे को प्लेवे में डाल दिया, ठीक है, 3 साल का बच्चा ऑलमोस्ट प्लेवे में आज की डेट में हर पेरेंट्स डालते हैं। प्लेवे में वो गया, 3 साल का बच्चा था, वो बोल रहा है लेकिन बहुत कम बोल रहा है, क्लैरिटी के साथ नहीं बोल रहा। तो इनिशियली टीचर्स क्या सोचते हैं कि ठीक है, हर बच्चा सेम स्पीड से बच्चा नहीं बोलता है, लेकिन जब वो 4 साल का हुआ, सेम स्कूल में ही है, वहां तक आते आते पेरेंट टीचर बोलने लग जाएगी कि जो बच्चा है क्लैरिटी के साथ
नहीं बोल रहे जिस हिसाब से और बच्चे बोलते हैं, तो वो क्यों बता पा रहे हैं, टीचर ने ये बात कैसे बता दी, क्योंकि वो माइलस्टोन्स जानते हैं, इसलिए आप लोगों को भी पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको भी पता हो, आप अपनी क्लास में इस चीज को समझ पाए, क्योंकि अर्ली इंटरवेंशन वहीं से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद पेरेंट्स को क्या करेंगे, सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, माता पिता की मदद करते हैं। अब मान लीजिए आपके पास बच्चे थे, आपने उसमें से 2 बच्चों को समझा कि भैया बच्चा एबनॉर्मल है, बच्चे के साथ ये इश्यूज हैं, आप पेरेंट्स को बताएंगे तो आप ये थोड़ा ना कहेंगे अरे मैडम बस इनको लेके जाइए यहाँ से, नहीं, आप उनको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड गाइडेंस, उनको मार्गदर्शन भी देंगे, जो आपको बताया गया है कि कौन कौन से अप्रोच होते हैं, थेरेपीज होते हैं, या पेडियाट्रिक को मिलना जरूरी है, पेडियाट्रिक किस तरीके से उनको बताएगा। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि टीचर्स को अर्ली आइडेंटिफिकेशन करना क्यों जरूरी है, स्टार्टिंग में ही हस्तक्षेप करना क्यों जरूरी है, क्यों उनको समझना जरूरी है कि बच्चे के अंदर कोई असामान्य व्यवहार है, वो क्यों पहचानना जरूरी है, क्योंकि टीचर अगर समझ जाएगी तो पेरेंट्स को बताएगी, उनको सपोर्ट कर पाएगी, उनको गाइड कर पाएगी। बाकी आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स पे आंसर जरूर करें। बेटा अब हम समझेंगे अर्ली इंटरवेंशन करने से उसका इम्पैक्ट क्या है। हमने ये तो समझ लिया, ठीक है, बच्चों को अवलोकन करना है, उसके माइलस्टोन जो जो उसके पड़ाव होते हैं उम्र के हिसाब से वो हमें समझना है, फिर पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, किस तरीके से गाइड करते हैं ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन ये सारी चीजें हमने ये स्टेप समझ लिए कि हाँ जी ये रोल होता है एक चाइल्ड केयर प्रोवाइडर का, लेकिन अर्ली इंटरवेंशन का क्या इम्पैक्ट है वो हम समझेंगे। देखो बेटा, अर्ली इंटरवेंशन करने से और उसका इम्पैक्ट क्या होता है ये हमें समझना है। प्रारंभिक हस्तक्षेप, अर्ली इंटरवेंशन, प्रारंभिक हस्तक्षेप, इससे क्या होता है बेटा, बच्चे का जो विकास है वो इम्प्रूव होता है, वो सुधरता है, ठीक है। बच्चे का विकास डिले हो रहा था, आपने वो चीज पहचानी, आपने सपोर्ट किया, जो चीज जरूरत थी एज अ गाइड किया आपने, तो उससे क्या होगा, बच्चे का जो विकास है वो इम्प्रूव होगा, बेटर होगा, सुधरेगा। उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाता है, ठीक है। ये आपको पॉइंट्स पता होने चाहिए बच्चे। इम्प्रूव डेवलपमेंट, और क्या करेगा, उस बच्चे का कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ाएगा, और प्रिवेंट्स फ्यूचर प्रॉब्लम्स, जो उसको भविष्य में जो और प्रॉब्लम्स हो सकती थी उसको क्या कर देगा, रोक देगा, है ना। कोई भी प्रॉब्लम है अगर अर्ली इंटरवेंशन हो जाए तो क्या है, वो चीज बढ़ेगी नहीं, आपने उसको स्टार्टिंग में ही रोक ली, स्टार्टिंग में ही समझ लिया, तो ऑब्वियसली बच्चा जल्दी हील हो जाएगा और उसको जो फ्यूचर में और प्रॉब्लम्स होती वो रुक जाएगी। तो प्रिवेंट्स फ्यूचर प्रॉब्लम्स, जो भविष्य में उसको जो दिक्कतें होती, जो उसको समस्या होती, वो उसको समझ में आएंगी। और सपोर्ट लर्निंग्स, सीखने में मदद करता है। अगर इंटरवेंशन आ रहा, आपने अर्ली इंटरवेंशन कर लिया है तो उसमें आप क्या करेंगे, बच्चे को उसके हिसाब से समझाएंगे, अपना टीचिंग मेथड चेंज कर लेंगे, तो उसको क्या होगा, लर्निंग में मदद मिलेगी, सपोर्ट लर्निंग, उसके हिसाब से उसको अधिगम कराएंगे। क्लियर हुआ, हमने ये पॉइंट्स कर लिए हैं। अगर मान लीजिए कोई बच्चा बोलने में बच्चे को दिक्कत है, ठीक है, आपने स्टार्टिंग में वो चीज आइडेंटिफाई कर ली, तो अगर वो स्पीच उसकी डिले हो रही है, आपने पहचाना कि स्पीच डिले का प्रॉब्लम है बच्चे के साथ, ठीक है, आपने स्टार्टिंग में इंटरवेंशन कर लिया, एज अ टीचर आपने पहचाना, अपने पेरेंट्स को बोला भाई प्रॉब्लम है, आप जो है इसको स्पीच थेरेपी दिलवाइए, ठीक है। अब बच्चा स्कूल भी आ रहा है, स्पीच थेरेपी के लिए भी जा रहा है, तो एक थोड़े से टाइम के बाद 3-4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, थोड़ा टाइम बाद बच्चा नॉर्मल बात करने लग जाएगा। अगर ये चीज आइडेंटिफाई नहीं की होती और यही 3-4 साल बाद पता चलती तो क्या होता, और ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती, और ज्यादा दिक्कत होती, ठीक है। तो यही हेल्प होता है अगर हम स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो बच्चे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है,
हमने पढ़ा टिपिकल बिहेवियर क्या है, व्हाट इज अ टिपिकल बिहेवियर, हमें असेसमेंट करना क्यों जरूरी है, व्हाई असेसमेंट इज इम्पॉर्टेंट, और हमने क्या समझा कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ इट, क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं, व्हाट इज अ अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली इंटरवेंशन क्या है। तो असेसिंग अ टिपिकल बिहेवियर हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग डेवलपमेंटल डिलेज एंड सपोर्टिंग चिल्ड्रन फॉर अ बेटर ग्रोथ। ये आप कंक्लूजन में ये लाइन लिख सकते हैं, टीचर और पेरेंट्स शुड वर्क टुगेदर, दोनों को एक साथ काम करना पड़ता है फॉर अ चाइल्ड डेवलपमेंट। देखिए जो असामान्य व्यवहार होता है वो आकलन बच्चों के विकास में क्या करता है, उनको बेहतर बनाने में मदद करता है, और शिक्षक जो होते हैं, जो टीचर्स होते हैं और जो माता पिता होते हैं, उन दोनों को मिलकर सहयोग करना पड़ता है, एक दूसरे को मिलकर बच्चे के विकास में काम करना पड़ता है, दोनों मिलकर ही कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा, हर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाने का जो तरीका है आपको पसंद आ रहा है तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले, ताकि आपकी कोई क्लास मिस ना हो। आपके जो भी फ्रेंड्स सर्कल में अगर कोई फ्रेंड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं या बीएड स्पेशल कर रहे हैं या जेबीटी स्पेशल कर रहे हैं, आप उनको हमारी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए, उनको हेल्प मिलेगी। और अगर अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर उसको सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि बच्चे हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो जाएगा। तो आप जल्दी से यूनिट 1 अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और हम नेक्स्ट क्लास में यूनिट 2 के साथ मिलते हैं। थैंक यू।